क्या जमात भारत में कोरोना जिहाद करना चाहता है? क्या जमात भारत में कोरोना वायरस को फैलाना चाहता है? आखिर क्या है इनके मंसूबे और कैसे जमात काम करती है? इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, मैं पूरा का पूरा आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लेन बाबा के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जमात। वैसे तो पूरी दुनिया में हॉट टॉपिक है कोरोना वायरस, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है जमात। आप लोग न्यूज चैनलों में देख रहे हैं कि जमात का कोरोना जिहाद है, कोरोना वायरस फैलाना चाहता है जमात। आखिर जमात के मंसूबे क्या हैं? तो इन सब बातों को आज हम चर्चा करेंगे कि जमात है कौन और ये करती क्या है भारत में और पूरे वर्ल्ड में। तो उससे पहले मैं कुछ आपको बता देना चाहता हूं कि विदेशी मुस्लिम यानी कि विदेशी नागरिक भारत के अलग अलग इलाकों में पिछले दिनों पकड़े गए हैं। उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूं। ये तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, इंडोनेशिया, सूडान, केन्या, मलेशिया और भी कई 15-16 देशों से भी ज्यादा लोग यहाँ पे आए थे। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। पटना में 12 विदेशी पकड़े गए थे खुर्जी से मस्जिद से। मुंबई से वो 4 मार्च को पटना आए थे। रांची में 11 विदेशी पकड़े गए, जिसमें से 3 चीनी थे और 8 किर्गिस्तान के थे। पूरे झारखंड से अब तक 28 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। मेरठ मस्जिद से निकलकर मौलाना के घर में 14 लोग छिपे हुए थे, उनको भी पकड़ा गया है। मेरठ के मवाना में 10 लोगों को पकड़ा गया है, मतलब क्वारंटाइन कर रहा है पर जगह जगह पे पकड़ के। आजाद नगर में 9 विदेशी इंडोनेशिया के छुपे हुए थे। बिलाल मस्जिद में सूडान और केन्या के थे, मस्जिदों में छुपे हुए थे, लेकिन बाहर से उन्होंने ताला लगा दिया था ताकि उनको कोई पता न चल सके किसी को। वजीराबाद में 12 विदेशी थे, भरतनगर में 8 थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 48 लोग 5 अलग अलग मस्जिद से बरामद हुए हैं। बिहार के मधुबनी में जब पुलिस मस्जिदों की तलाशी लेने गई, जहां पे उनको बताया गया कि यहाँ पे कुछ लोग विदेशी लोग हैं या फिर जमात के लोग हैं, तो मस्जिदों से बिहार पुलिस पे हमला किया गया। कई मीडिया रिपोर्ट में यह भी खबर है कि उनको फायरिंग किया गया है, उन पे फायरिंग किया गया और इस भीड़ में जमात के लगभग 100 लोग भागने में वहां से कामयाब हो गए। मैं थोड़ा सा और बता दूं, 2361 लोगों को वहां से निकाला गया। जो दिल्ली के निजामुद्दीन में जो मरकज था, वहां से 23 लोगों को निकाला गया। 17 लोग संदिग्ध हैं कि उनको कोरोना वायरस हो सकता है, इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तकरीबन 8000 लोग, एक खुफिया रिपोर्ट है कि 8000 लोग 1 से 2 महीने में वहां पे आए थे, जमात में शामिल हुए थे। जो 16 से ज्यादा देशों के धर्म प्रचारक थे, मुस्लिम प्रचारक। 800 इंडोनेशिया के लोग थे, जिनको भारत सरकार ने ब्लैकलिस्ट करना की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कुछ दिन पहले अपने यहाँ इस्लामिक प्रचारकों को बैन कर दिया था और उन्होंने कहा था कि इससे आतंकवादी घटनाओं में कुछ कमी आएगी। तो अब चलिए बताते हैं कि आखिर जमात है क्या और ये कैसे काम करती है और भारत से इसका रिलेशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जमात एक इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए एक बनाई गई संगठन है, जो 1926 और 27 में बनाई गई थी। इलियास खानदलवी ने इन्हें बनाया था और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में है, जहां से आप टीवी चैनलों में लगातार देख रहे हैं। वहां से सबको निकाला गया था। मरकज जो दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज है, मरकज का मतलब होता है मीटिंग पॉइंट, जहां भारी मात्रा में लोग आते हैं और इकट्ठा होते हैं, मीटिंग पॉइंट। और वहां पे इस्लाम की शिक्षा ली जाती है और दी जाती है। उसके बाद अलग अलग राज्यों, अलग अलग देशों में जाके इस्लाम को प्रचार प्रसार किया जाता है, इसको बढ़ाया जाता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा बता दूं इसके हिस्ट्री के बारे में, जमात की हिस्ट्री के बारे में। मुगल काल में कई हिंदुओं को जबरन या फिर जबरन ही कहें, उनको मुगल इस्लाम धर्म अपनाया, उनको कबूल करवाया गया था, लेकिन वो लोग अपने हिंदू रीति रिवाजों से दूर नहीं हो पाए थे। इसी को देखते हुए जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत थी, तो आर्य समाज के लोगों ने इनका शुद्धिकरण करने का एक फैसला किया, अभियान शुरू किया, जिसके चलते मौलाना इलियास खानदलवी जिन्होंने जमात की स्थापना की, उन्होंने इस्लाम की शिक्षा देने का काम शुरू किया। इसके लिए उन्होंने 1926 से 27 में दिल्ली के निजामुद्दीन में स्थित मस्जिद में कुछ लोगों के साथ तबलीगी जमात का गठन किया। इसे मुसलमानों को अपने धर्म में बनाए रखना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, इसकी सारी जानकारी देने के लिए इसको बनाया गया। और अब मैं बता दूं कि पहली जमात हरियाणा के मेवात गई थी। जो पहला जमात बना था वह हरियाणा का मेवात गया था। इलियास खानदलवी ने पहली जमात दिल्ली से सटे हरियाणा के मेवात इलाके के नूह कस्बे लेकर गए थे। वहां मेवाती समुदाय को नमाज, कलमा सहित इस्लामिक शिक्षा दी गई और मजहबी शिक्षा दी गई। अब मैं बता दूं कि ये जमात जो है इसकी पहली जलसा कहाँ हुई थी। मैं बता दूं, सालाना इस जमात का एक जलसा, बहुत बड़ा जलसा होता है, तबलीगी जलसा होता है। और सालाना इसका जब जलसा होता है, तो भारत में यह जलसा कब हुआ था? भारत में 1941 में हुआ था। पहला धार्मिक आयोजन इस जमात ने किया था, जिसमें 25,000 लोग शामिल हुए थे। और 40 के दशक में, यानी कि 1940 के दशक में यह सिर्फ भारत में काम करता था, लेकिन अब ये दुनिया के 213 देशों में फैल चुका है और इसके
15 करोड़ अनुयायी यानी कि फॉलोअर बताए जाते हैं जमात के 213 देशों में, पूरे वर्ल्ड में। अब पहले इनके इलियास कांदलवी हेड थे, अब इनका हेड कौन है? अब इनका हेड है मौलाना सदा साहब, जो फरार चल रहे हैं, पुलिस उनको खोज रही है और पुलिस उनको पकड़ भी लेगी, और उन्होंने सबको बरगलाया। अब बातें आती हैं कि आखिर जमात का आतंकवादी संगठनों से क्या रिलेशन है, क्या जमात का आतंकवादी संगठनों से रिलेशन है? तो बिल्कुल है। अब मैं कुछ आपको बताता हूं। देखिए, ये जब आप देखेंगे इसका पिछला हिस्ट्री तो आपको पता चलेगा। हरकत उल जिहाद अल इस्लामी यानी कि हुजी नामक एक संगठन था 1980 के दशक में, और सोवियत मिलिट्री से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में बनाई गई थी। हुजी से टूटकर हरकत उल मुजाहिदीन यानी कि हम बना, जिसको 1985 में बनाया गया, और फाउंडेड बाय यानी कि इसको बनाने में जमात के लोग शामिल थे, और भी कुछ अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप शामिल थे। इसमें कौन था? सजात अफगानी एंड मुजफ्फर अहमद, अब्बास इलियास मुख्ता, मसूद अजहर। जो आप जानते हैं मसूद अजहर कितना बड़ा आतंकवादी संगठन को लीड करता है और कितना बड़ा आतंकवादी है। चाइना इसको बार बार बचाता रहता था। अब 1993 में हम प्लस हुजी दोनों मिलकर हरकत उल अंसर एक संगठन बनाते हैं, और इसको लीड करता है मसूद अजहर। अब मसूद अजहर इसको लीड करता है, लेकिन वो किस लिए मसूद अजहर लीड करता है? फॉर कश्मीर लीड करता है। मैं आपको बता दूं कि 1994 के आसपास आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ गई थी ज्यादा, और 1993-92 के आसपास आप देखेंगे कि वहां पे जम्मू कश्मीर में जो वहां के पंडित हैं, जम्मू कश्मीर पंडित जिसे कहते हैं, उनको भारी मात्रा में वहां से भगा दिया गया था। तो जमात के लोग जो संगठन बनाते हैं, वही संगठन धीरे धीरे टूट टूट के कैसे बनता है, इसको मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब थोड़ा चलते हैं और पीछे कि आखिर जमात का कोई और आतंकवादी संगठनों के साथ लिंक है। तो देखिए, 2011 में विकीलीक्स द्वारा एक खुलासा किया गया था, गुप्त अमेरिकी संगठनों और दस्तावेजों का खुलासा किया गया था कि 1985 और 86 में एक सऊदी अरब के एक नागरिक था जो जिहादी था, अब्दुल बुखारी नाम का, वो जमात के लोगों से मिलता है, और जमात में जो टूरिस्ट वीजा पे जो जमात में जाते हैं लोग, वैसे वो टूरिस्ट वीजा पे पाकिस्तान गया। उसके बाद अन्य लोगों के साथ वो मिला, जमात के नेताओं के साथ मिला। नई दिल्ली में जब बंदी को एक और उनके साथ बंदी लाया गया था, जो डिटेन जिसको हम करते हैं, उसको पूछताछ के लिए, तो जमात के नेताओं के साथ उसको मिलाता है। फिर वो पाकिस्तान और सऊदी अरबिया फिर वापस जाता है। 1 सितंबर 2008 को एक और सोमालिया बंदी मोहम्मद सोलिमन बर्रे की एक रिपोर्ट में कहा गया कि मुकदमा चलाने वाले संगठन तबलीगी जमात जो है, उसका अलकायदा से रिलेशन है, और अलकायदा का वो कवर स्टोरी है। उसके बाद मैं बता दूं कि 27 जनवरी 2008 को तैयार सूडान के राष्ट्रीय अमीर मोहम्मद पर एक रिपोर्ट में कहा गया कि 1991 की शुरुआत में केनिया से हिरासत में सूडान से भारत आए एक जो वहां से आया भारत, और वो तबलीगी आंदोलन के एक प्रतिनिधि से मुलाकात, मतलब तबलीगी के नेताओं से वो मिलता है भारत। वो बार बार आता है भारत। सबका तबलीगी जमात से रिलेशन होता है, क्योंकि तबलीगी के दौरान आप जब अलग अलग दुनिया में प्रचार करने जाते हैं तो आप पे कोई नजर नहीं रखता, और आप धर्म के नाम पर टूरिस्ट वीजा लेके चले जाते हैं। इस प्रकार तबलीगी जमात का इस्तेमाल इस्लामिक आतंकवादी संगठनों द्वारा अपने सदस्यों के साथ यात्रा करवाता है, अलग अलग देशों में नेताओं से जाके मिलवाता है। 2003 में ब्रुकलिन ब्रिज को नष्ट करने के लिए एक आतंकवादी साजिश के आरोपी ओहिया ट्रक चालक अमान फारिस ने अलकायदा के लिए काम पूरा करने के लिए जमात के लोगों का सहारा लिया था। 2003 में एक न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट छपती है कि जिसमें 9/11 का जो हमला हुआ था, उसमें जो संदिग्ध अलकायदा के पकड़ाते हैं, उनका भी रिलेशन जमात के साथ होता है। वो कुछ दिन पहले जो निजामुद्दीन में जो जमात है मरकज है, वहां पे आके रुकता है कुछ साल पहले, और वहां तालीम लेता है। और एक जियो पॉलिटिकल एक प्लेटफॉर्म है जो भारत के तथा विभिन्न देशों के पॉलिटिकल पे नजर रखता है। तो स्ट्रेट फोर ने एक तबलीगी जमात और ग्लोबल जिहाद की पूरी दुनिया में इसके लिंक पर विस्तृत एक आर्टिकल दिया था। मतलब तबलीगी जमात जो है पूरे वर्ल्ड में, और अलकायदा का कैसे इसके जिहाद के साथ लिंक है, उसके बारे में बताया गया था। और बहुत सारे चीजों को इसने खुलासा किया है, और मैं इस वीडियो को छोटा रख रहा हूं। 2017 के लंदन में ब्रिज हमले में हमलावर में से एक यूसुफ जागबा को तबलीगी जमात से जोड़ा गया था। 2005 में लंदन बम धमाकों को अंजाम देने वाले 7 आतंकवादियों के सरगना मोहम्मद सिद्दीकी खान और सहयोगी शहजाद तनवीर को भी तबलीगी जमात से जोड़ा गया था। यानी इसका मतलब है तबलीगी जमात का हमेशा से आतंकवादी संगठनों के साथ लिंक हमेशा से मिलता आया है। अब ताजा इनका आतंकवादी संगठनों का लिंक क्या है? ताजा है
कि NIA जो भारत की जांच एजेंसियां है, मोहम्मद सलमान नाम का एक उलेमा है जो हरियाणा में एक मस्जिद बनवा रहा है। कहा जा रहा है कि मोहम्मद सलमान तबलीगी जमात से जुड़े हैं और इन्होंने जो मस्जिद बनवाया है उसमें आतंकी हाफिज सईद के फलाए इंसानियत फाउंडेशन से जुड़े खाड़ी देशों में रहे एक व्यक्ति से पैसा लिया है मस्जिद बनवाने के लिए। दूसरा मैं बता दूं आपको कि 18 जनवरी 2016 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के मेवात स्थित नूहू से अलकायदा के एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया था। यह संदिग्ध तबलीगी जमात में शामिल होकर झारखंड से मेवात पहुंचा था। अब मेवात आपको मैं बता दूं कि पहला जो जो हुआ था तबलीगी जमात गया था वो मेवात ही, हरियाणा का मेवात ही गया था। अब मैं बता दूं जो वर्तमान में मौलाना सद साहब जो है तबलीगी जमात के हेड जो है निजामुद्दीन मरकज में, उनका क्या रिलेशन है और भी अलग अलग जगहों से। नेपाल में एक इज्तिमा होता है इस साल 2020 में और फरवरी में मौलाना साद साहब का बयान, मतलब मैंने अपने दिल्ली के दंगों में यह बताया था कि कैसे दिल्ली के दंगे प्रायोजित थे, उसमें सारा मैंने खुलासा किया था और ये नेपाल में होने वाले इज्तिमा के बारे में भी मैंने बताया था। वहां पे नेपाल में जो इज्तिमा हुआ था मौलाना साद साहब थे उसके चीफ गेस्ट थे, इन्होंने वहां पे जाकर फीता काटा था। 16, 17, 18 फरवरी को नेपाल में इज्तिमा चलता है, उसके बाद दिल्ली के दंगे शुरू हो जाते हैं। तो इससे साफ पता चलता है इन लोगों का आतंकवादी संगठनों से लिंक है। जब ये लोग यानी कि जमात जब भी कोई मीटिंग बुलाती है, साल में इनका एक बड़ा जलसा होता है, जब भी ये मीटिंग बुलाते हैं लाखों लोग वहां पे आते हैं। आप जाके मीडिया में पढ़ सकते हैं कि जो नेपाल में जमात हुआ था वहां 20 लाख लोगों के आने की सूचना थी, लेकिन कम से कम 5 से 6 लाख वहां पे आए थे और नेपाल और पाकिस्तान और चाइना ने इन लोगों को मदद किया था वहां पे। आप एक बात समझिए कि जमात क्या कर रहा है कि आतंकवादी संगठनों के साथ तो डील करता ही है। जमात जो खाड़ी देशों में, अरब के देशों में जो बिजनेसमैन है उनसे पैसा लेता है, जैसे मस्जिद बनवाने के लिए पैसा लिया गया, पैसा लेता है और छोटे छोटे संगठनों जैसे हाफिज सईद का संगठन है, जैसे मोहम्मद, छोटे छोटे आतंकवादी संगठनों को ये पैसा देता है। दूसरा ये कंसल्टेंसी एजेंसी है जो प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है लड़कों को, यानी कि जमात में आते हैं और जो लगता है इनको कि जो रेडिकल इस्लाम की ओर बढ़ रहा है, जो युवक भटक चुका है, उनको ब्रेन वॉश करके ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके आतंकवादी संगठनों में ये डिप्लॉय कर देते हैं और उनके लिए पैसा इनको खाड़ी देश से आता है। देखिए कोई भी आतंकवादी संगठन डायरेक्ट किसी बिजनेसमैन से पैसा नहीं ले सकता, सऊदीया से पैसा नहीं ले सकता, क्योंकि उनका अकाउंट फ्रीज होता है, उनके अकाउंट पर नजर होती है अमेरिका की। तो ये लोग क्या करते हैं कि जमात को पैसा देते हैं और जमात इनको पैसा प्रोवाइड कराता है और जमात बदले में इनके अलग अलग लोगों को अपने देश में यात्रा करवाता है, टूरिस्ट वीजा पे जमात में शामिल करवाता है, मस्जिदों में रखता है और अपनी अलग अलग जानकारियां देता है और रेडिकल इस्लाम को ये जमात बढ़ावा देता है। और अब बोलिएगा कि जमात का कोरोना वायरस से क्या रिलेशन है। देखिए डायरेक्ट कोरोना वायरस से इसका रिलेशन नहीं है, लेकिन जो काम आतंकवादी संगठन वर्षों में करेंगे, यहाँ पे एक बम फोड़ेंगे तो 1000 लोग मरेंगे, लेकिन कोरोना वायरस एक ऐसा मुद्दा है, कोरोना वायरस एक ऐसा खतरा है भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि एक झटके में आतंकवादी संगठन चाहे तो बहुत सारे लोगों को मार सकते हैं। इसीलिए इन लोगों का एक नया थ्योरी सामने आ गया कि बहुत सारे अपने लोगों को इन्फेक्ट कर दिया जाए और स्टेट गवर्नमेंट और अलग अलग स्टेट में भेजा जाए इनको अलग अलग जगहों पे, और काफी ज्यादा मात्रा में ये लोग इन्फेक्टेड होंगे और काफी ज्यादा मात्रा में भारत के लोग मरेंगे, इन्फेक्टेड फैलेगा, महामारी फैलेगा। आपको मैं बता दूं कि भारत का अभी भी मेडिकल सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है। अमेरिका जैसे देश आज घुटने टेक रहे हैं इस बीमारी के सामने। स्पेन, इटली जैसे बड़े बड़े देश जहां पे मेडिकल सुविधा उतनी बड़ी है, वो लोग घुटने टेक रहे हैं। तो अगर ये भारत में पूरी तरीके से फैलता है तो भारत की स्थिति क्या होगी। भारत में कम्युनिटी में अगर ये फैल जाता है तो आप समझिए भारत में महामारी की स्थिति क्या होगी। लाशें उठाने वाले यहाँ पे कोई नहीं मिलेंगे आपको। तो इसीलिए आतंकवादी संगठन जो नहीं कर पाया, ये जमात उनके लिए कर रहा है, उनके लोगों को क्या कर रहा है कि इन्फेक्ट करके अलग अलग जगहों पे भेजा जा रहा है, और इसीलिए इतने सारे मस्जिदों में आपके विदेशी नागरिक आपको मिल रहे हैं बराबर, और सब पे पुलिस वालों की नजर है। जमात की एक सबसे बड़ी बात यह है कि जमात में जो अमीर लोग होते हैं वही जमात के हेड बनते हैं। यानी कि अगर आप अमीर हैं और अपने आप को अमीर घोषित कर दिए हैं तो आप जमात के हेड बन जाएंगे। तो अभी जो जमात के हेड हैं मौलाना सदा साहब, वो अपने आप को घोषित कर दिए हैं अमीर और वही हेड है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन बाबू को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और डेली मैं आपको कोरोना वायरस का एक वीडियो देता रहूंगा। हालांकि ये कोरोना वायरस से रिलेटेड वीडियो नहीं था, लेकिन मैं बार बार लगातार आपको कह रहा हूं कि भारत में कोरोना वायरस फैलाने की एक साजिश चल रही है। इसको आप समझिए, मैं लगातार आपको वीडियो दे रहा हूँ, इसको एक्सपोज भी कर रहा हूँ। आपको मैंने जमात के बारे में बताया, हालांकि ये वीडियो मैं ज्यादा छोटा करने की कोशिश में था क्योंकि बहुत सारी जानकारियां थी जो मैंने आपको नहीं बताया। तो मेरे वीडियो को लगातार देखते हुए लाइक शेयर कमेंट करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।